नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड उजांक। और आपने मुझसे पूछा कि सर हम लोग प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, प्रिपरेशन का अगला चरण क्या हो सकता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, अगर मुझे तैयारी करनी है और एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। हम जैसा जानते हैं कि जब हमें अपनी तैयारी शुरू करनी होती है तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स के रूप में एनसीईआरटी हमारे सामने आता है। लेकिन एनसीईआरटी जितना आसानी से आपसे कह दिया जाता है या आप जो सुनते हैं इंटरनेट पे देखते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जब आप उन बुक्स को इकट्ठा करते हो, फॉर एग्जांपल मैं ज्योग्राफी की बात करूं, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, 6 to 12, तो आपके सामने जो है वो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ जाते हैं। बहुत ज्यादा जो होता है वो इनपुट्स हैं। अगर आप वहां से देखोगे तो कुल मिलाकर एनसीईआरटी अगर हम देखें तो लगभग 51 बुक्स हमें जो है स्टडी करनी पड़ती है। ये बहुत ही ह्यूज जो है इनपुट माना जाता है, काफी बड़ा जो है वो इनपुट माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ तक हम इस बात को समझ पाते हैं कि हमें जो है वो एनसीईआरटी में बहुत प्रिसाइज स्टडी करनी है। साथ ही साथ हमें जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कोई गारंटी नहीं कि जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उसी तरह डेवलप हो पाए। यानी आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ने की एक आदत होनी चाहिए। बिटवीन द लाइंस का मतलब हुआ कि जहां पर आप जो चीजें लिखी गई हैं, जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, उनके आप बेस पे आप उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते हो, उसको अप्लाई पार्ट के साथ कैसे लेकर जा सकते हो। यानी एनसीईआरटी को सिर्फ कह देना कि आपके लिए बहुत आसान है, ये उतना आसान नहीं है। तो इसी को देखते हुए मैंने एक एनसीईआरटी आंदोलन शुरू किया है, जहां पर उसके प्रति एक जो है अवेयरनेस जो है वो फैलाना है। मेरी पूरी टीम लगातार इस पर प्रयास करे और आज उसी के अंतर्गत मैं ज्योग्राफी पे आपसे बात करूंगा, 6th क्लास की एनसीईआरटी। पहली बात तो यहाँ दो मेथड हैं, हम नई पढ़ें या पुरानी पढ़ें। तो अगर मैं ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट की बात करूं तो आप हमेशा जो है नई एनसीईआरटी को प्रेफर करें, क्योंकि जो अभी ओरिएंटेशन है क्वेश्चंस का वो एक अलग तरीके से आ रहा है। वहां पर एनवायरमेंट के कंसर्न्स जो है वो ज्यादा है, अप्लाइड पार्ट ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में नई एनसीईआरटी आपके काम करेगी। दूसरा, कई बार लोग जो है वो 9 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि 6, 7, 8 तो बहुत छोटी है, बेसिक है, बच्चों की तरह हमें उसमें नहीं पढ़ना है। बट यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जा रही है। यूपीएससी प्री में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी से ज्यादा आ रहे हैं। वो डायरेक्टली वहां से उठाकर जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि इस तीनों एनसीईआरटीज में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्रिएट किया गया है, जहां एनवायरमेंट और ज्योग्राफी को मिक्स करके पढ़ाया गया है। और इसी तरह के क्वेश्चन हमें यूपीएससी में देखने को मिल रहे हैं। तो आइए आज मैं आपके सामने जो है वो एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। उस प्रेजेंटेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और वो है आज मैं 6 क्लास की एनसीईआरटी आपसे डिस्कशन करूंगा। अब इस 6 क्लास की एनसीईआरटी में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें मिनिमम टाइम में कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन सी हेडिंग्स और कौन कौन सी सब हेडिंग्स पढ़नी है। यानी जो मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज को पढ़ाने का, उस चीज के हिसाब से आप केवल उतनी ही चीजों को पढ़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 6 क्लास की एनसीईआरटी में मुझे यही चैप्टर का यही टॉपिक ही पढ़ना है, यही हमारा प्रयास रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम 6 क्लास की एनसीईआरटी पे बात करते हैं। बेसिकली 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते समय जो पहली एक इंपॉर्टेंट बात होगी, ये एनसीईआरटी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भी क्योंकि ये आपकी ज्योग्राफी का बेस बनाता है। बिना इस क्लास को पढ़े हुए आप ज्योग्राफी के बेस को उतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर की बात करूं, तो ये तो आप जो है वो ऊपरी क्लास में ही पढ़ पाओगे। लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स अच्छे दिए हैं। वो एग्जांपल जैसे मान लो जो है वो नक्षत्रों के बारे में, ध्रुव तारे के बारे में। और मैंने देखा है कि प्री में डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली उठाकर रख दिया है। कई बार जब हम जिन चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं बहुत आसान मान के, वो कई बार हमारे लिए बहुत मुसीबत पैदा कर देते हैं। तो अब मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको बताने जा रहा हूं। आप चाहे तो अपनी जो है वो एनसीईआरटी की बुक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं, हमें कैसे पढ़ना है और इसको क्या लेकर आना है। पहली बात, जो हमारा पहला टॉपिक है सौर मंडल में पृथ्वी, यानी कि जो अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो जो सोलर सिस्टम में अर्थ के बारे में बात हो रहा है, हम सबसे पहले यहां टॉपिक लेंगे। इसमें हमें सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में पढ़ना है। दूसरा, पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स के बारे में जो हम लोग कहते हैं, मीटियोर्स जो हमारे पास होते हैं, एस्ट्रॉइड एंड मीटियोर्स, इसके बारे में पढ़ना। ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार इस तरह के जो इम्पैक्ट्स हमारे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और उल्का पिंड जो है वो उसके बारे में हमें पढ़ना है। राइट, तो आपने एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में पढ़ा। इसके बाद आप मीटियोर्स के बारे में, जो बहुत ही छोटे यानी क्षुद्र ग्रहों से भी एक छोटा पार्ट होता है जो हमारी पृथ्वी पर लगातार गिरता रहता है। एक्चुअली इसके क्वेश्चंस कई बार आ भी चुके हैं पहले। जैसे टूटता हुआ तारा, हमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उल्का पिंड जो होता है वो जब हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो टूटता हुआ यानी शूटिंग स्टार के रूप में दिखाई पड़ता है। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया, जो शूटिंग स्टार होता है वो वायुमंडल की किस पेटी में यह फेनोमेनन पाया जाता है, यानी ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, मेसोस्फियर में या एक्सोस्फियर में। तो आपको ये
ये पता होना चाहिए ये जो शूटिंग प्रोसेस होता है वो मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल में पाया जाता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी इस चैप्टर में सिर्फ आपको 4 हेडिंग पढ़नी है, ये आपका काम बहुत आसान हो गया। आप कुछ जो है वो थोड़ा-सा समय में लगाकर आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। आइए, 6th क्लास की एनसीईआरटी में जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, यानी ग्लोब के बारे में। अक्षांश एंड देशांतर यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दे आर नोन एज लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं दे आर नोन एज लॉन्गिट्यूड। बेसिकली इस जो क्लास का पर्पस है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास का पर्पस है। हम इस चीज को एडवांस लेवल पे जाते हैं, जैसे हम जीपीएस की बात करते हैं, आज हमारे फोन में है डिवाइसेस, हमारे पास जीपीएस है। लेकिन जीपीएस को आप जो है जीपीएस किसी भी व्यक्ति का जो स्थान है और उसका समय यानी लोकेशन, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड टी यानी टाइम जो है उसको जो है आइडेंटिफाई करता है। तो हमें इसके लिए बेसिकली अक्षांश और देशांतरों की जरूरत पड़ती है, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अक्षांश में से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में दिया, पृथ्वी के ताप कटिबंध, यानी कि जो इम्प्रेड जो है वो जो इंपॉर्टेंट जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं, जैसे 0 डिग्री 22.5 नॉर्थ, 22.5 जो है वो साउथ, इसी तरह 66 जो है 0.5 का जो हमारा नॉर्थ और साउथ है। तो ये हमारे जो ताप कटिबंध, और इसके बीच में हमारे 3 ताप कटिबंध दिखाई पड़ते हैं। एक हमारा जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में हमारा टॉरेट जोन होता है, इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। उसके बियॉन्ड हमारा जो है टेम्परेट यानी शीतोष्ण कटिबंध, और सबसे ऊपर हमारा फ्रिजिड यानी शीत कटिबंध पाया जाता है। ये बेसिक कटिबंध जो होते हैं, ये जो हमारे जोन होते हैं, ये हमारी पूरी जो क्लाइमेटोलॉजी, हमारी पूरी लाइफ, हमारा कल्चरल सेटअप, हमारा इकोनॉमी, इन सबको जो है डेरिवेट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट को यहाँ अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके रखनी पड़ेगी कि हमें इसको कैसे पढ़ना है। दूसरा जो देशांतर होता है, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल यानी खड़ी खड़ी जो पोल टू पोल मैच करता है, वो बेसिकली हमारा जो है टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी देश का अपना एक जो है वो जिसे कहते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम होता है। भारत का भी एक जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग मानक रेखा के नाम से जानते हैं। इसी का ही एक्सटेंशन थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, और वो है पृथ्वी की गतियां, यानी जो है वो अर्थ की मूवमेंट। तो अर्थ की मूवमेंट में सबसे पहले अर्थ अपनी जो है वो एक्सिस पे घूमती है, घूर्णन बोलते हैं इसको। और दूसरा परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन होता है, रिवोल्यूशन यानी अराउंड द सन। और इसमें हमें 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखते हैं, एक अयनांत यानी कि जो हम लोग और विषुव इक्विनॉक्सेस यानी सोलेस्टिस और इक्विनॉक्सेस, ये 2 फेनोमेनन है। इसी बार जो आईएएस प्री हुआ था लास्ट ईयर का, उसमें आपने देखा कि अयनांत यानी 21 जून का क्वेश्चन डायरेक्टली जो है वो यहां से आया है। डायरेक्टली जो है वो, अगर उसका आपने थोड़ा भी पढ़ोगे, मैंने जब इसको क्लास में पढ़ाया था, एज इट इज वो लाइन उठाकर जो है उन्होंने प्री में रख दिया था। अगर आपने पढ़ा है तो उसको डायरेक्टली आप जो है वो टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। तो ये जो है वो इसकी सबसे खास बात है एनसीईआरटी की, आपको जो है सीधे सीधे क्वेश्चन मिलते हैं। अगला चौथा चैप्टर हमारा जो है मैपिंग को लेकर है, मानचित्रों को लेकर, जिसको हम लोग कार्टोग्राफी भी कहते हैं। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी है वो आपके कोई बहुत खास काम की नहीं, यू कैन स्किप द 4th चैप्टर, आप चौथा चैप्टर छोड़ सकते हैं, इसमें आप समय मत लगाइए। 5th चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो 5th चैप्टर में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, यानी कि बेसिकली दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। यहीं से हमारा एनवायरमेंट ज्योग्राफी का बेस बनता है, और 6th क्लास में ही आप जो एनवायरमेंट ज्योग्राफी का एप्लाइड पार्ट है, यानी जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी और एनवायरमेंट ज्योग्राफी जहां मिक्सअप होती है, वो बेसिकली हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, यही उसका इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो जो जो हमारे स्फीयर्स हैं, इंपॉर्टेंट स्फीयर्स की हम बात करें, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है भूमंडल यानी लिथोस्फीयर है। लिथोस मतलब रॉक, जैसे हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हो गए। दूसरा हमारा जलमंडल यानी जो हमारा ओशिनोग्राफी है, हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं, तो ओशियंस इसके साथ पार्ट हैं। तीसरा हमारा जो है वो वायुमंडल है यानी एटमॉस्फेयर, और उसके साथ एक चौथा पार्ट जुड़ता है जिसको हम लोग जीवमंडल यानी बायोस्फीयर कहते हैं। बेसिकली ये चारों स्फीयर जो है वो कॉन्टिन्यूअस अमाउंट में एनर्जी और मैटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करते हैं, और यहाँ आपको जो है एनवायरमेंट का पहला इंट्रोडक्शन होता है, जो कि आगे चलकर आपकी पूरी फिजिकल ज्योग्राफी का बेस बनता है। अगर आपने इसको स्किप किया तो आप आगे चलकर इस इंटरेक्शन को समझ नहीं पाएंगे, हाउ एनर्जी एंड मैटर फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दे आर नॉट लीनियर कॉन्सेप्ट, ये रेखीय कॉन्सेप्ट नहीं है, दे आर द सर्कुलर, और जो है जिसे हम लोग कहते हैं साइक्लिक कॉन्सेप्ट है, चक्र के रूप में चलता है। तो 5वां चैप्टर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको बहुत गहराई से समझोगे ये चीजें कैसे मेंटेन होती हैं। नेक्स्ट वन 6th चैप्टर की बात करें तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों में यहाँ कोर जो है वो ज्योग्राफी का बेस, खासतौर पे जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति का बेस रखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स, तो इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म में सबसे पहले माउंटेन है जिसे हम लोग पर्वत कहते हैं, दूसरा पठार है जिसे प्लेट्यू कहते हैं, और मैदान यानी प्लेन्स के नाम से। आपको केवल 3 ही पढ़ने हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट इधर उधर के एग्जाम्पल्स कहानियां दी हैं आप उसको स्किप कर सकते हैं, उसमें आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां पर फेस करेंगे।
इसके बाद यहीं पर जो है 6th क्लास में पहली बार ही हमें जो है वो इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन करा दिया गया। यानी 7 चैप्टर में आपको भारत की स्थिति यानी लोकेशन के बारे में पता चलता है। भारत की स्थिति को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के पास लैंड बाउंड्री और ओशियनिक बाउंड्री यानी स्थल जो सीमाएं हैं और जो जलीय सीमाएं हैं दोनों के दोनों पाई जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें भारत की स्थिति यानी कि उसका लोकेशन क्या है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये दक्षिण एशिया में है, हम इसकी लोकेशन के बारे में जानते हैं। ये बेसिकली आगे चलकर हमें आईआर पढ़ने यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को पढ़ने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरा, भारत में कितने प्रकार के भौतिक यानी फिजिकल डिवीजन पाए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डिवीजन? फिजिकल डिवीजन का मतलब होता है जहां पर भौतिक रूपों में यानी कि जो फिजिकल कंडीशंस होती है वहां हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। कहीं पर हमारे पास रेगिस्तान है, कहीं पर हमारे पास तटीय यानी कोस्टल एरिया है, कहीं हमारे पास प्लेन है, कहीं हमारे पास माउंटेन है, कहीं पेनिनसुलर पार्ट है यानी प्रायद्वीपीय हिस्सा है। तो भारत में वो प्रमुख भौतिक विभाजन क्या है, यहां पर आपको उसका इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। 8th चैप्टर इसी का एक्सटेंशन है और भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में बात होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से मैंने देखा है अल्टरनेटिव साल पे मुझे जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। यानी इंडिया की क्लाइमेट, इंडिया का वेजिटेशन और इंडिया का जो फौना यानी फ्लोरा और फौना दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो इंडियन मानसून में आपको सबसे पहले पढ़ना है दक्षिणी पश्चिम मानसून। 2011 आईएएस प्री का डायरेक्टली क्वेश्चन था, लाइन उठा थी और उन्होंने वो क्वेश्चन बना दिया था। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है शीत ऋतु यानी जो हमारे पास विंटर मानसून है वो हमारा हिस्सा हो जाता है। आपको केवल 2 टॉपिक पढ़ने, रेदर आपको कुछ भी इसमें जो है और ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट वन, जो प्राकृतिक वनस्पतियां भारत में पाई जाती हैं, ये एक हेडिंग है, इसको आपको पूरा का पूरा थॉरोली स्टडी कर लेना है। इसी के साथ जो है वो एक चैप्टर है हमारा, इसी का एक सब पार्ट है, जो मेजर हेडिंग है वो हमारा वन है। और जैसा कि मैंने इसमें इंपॉर्टेंट भी लिख दिया, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, वनों के बारे में हम बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन की अब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो वनों में अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय यानी कि जो हमारा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, दैट इज वन ऑफ द, आपको यही हेडिंग उठानी है यहां पर। इसमें भी आपको 2 चीजें पढ़नी है। इसमें एक वर्षा वन रेन फॉरेस्ट, आप ये मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के अंडरस्टैंडिंग में भी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये जाकर आगे हमारे साथ जुड़ता है। जब हम हायर लेवल पे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां ये पार्ट जाकर ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है, बिना इसके आप कभी भी जो है आगे का पार्ट नहीं पढ़ पाओगे। दूसरा, पतझड़ वनों की हेडिंग पढ़नी है, यानी कि जो हमारे ऐसे फॉरेस्ट जो डेसिडुअस के नाम से जाने जाते हैं, जो एक खास मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो उष्ण कटिबंध यानी कि जो आपका जो टेम्परेट क्या नाम है, जो उष्ण कटिबंधीय वन है उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। अगला है कटीली झाड़ियां, जिसको हम लोग जो है वो थ्रॉनी श्रब्स के नाम से जानते हैं। आपको ये पढ़ना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, यहां पर पढ़ना है। लेकिन लास्ट के जो 2 पार्ट हैं ये यूपीएससी में सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है। जो 2018 का भी जो पेपर था उसमें भी जो है पर्वतीय यानी माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया था। तो पर्वतीय वन और मैंग्रोव तो नो डाउट ये हमेशा से यूपीएससी का सबसे ज्यादा एक खासम खास जो है वो टॉपिक रहा है। हर अल्टरनेटिव ईयर्स पे मैंग्रोव वन के टाइप, मैंग्रोव वन क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या खतरे हैं, किस प्रकार की जो है प्रजातियों को संरक्षित करता है, इस पर ये कई बार जो है इस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो केवल आपको 2 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, एक पर्वतीय वन और दूसरा मैंग्रोव वन। तो ये जो है वो 6th क्लास की एनसीईआरटी रहा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी बुक को मैंने गिने चुने टॉपिक्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। यानी आप अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो केवल इतने ही आप सब हेडिंग्स के साथ जो है उस 6th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। पढ़ते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि पढ़ते समय आपको बीटीएल का बारे में पता होना चाहिए, यानी कि बिटवीन द लाइन के कॉन्सेप्ट आपके पास बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए। यानी कि जो बातें कही जा रही हैं मुझे उसके निहितार्थ यानी उसकी मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ रॉड लर्निंग करने से यानी हमने उसको पढ़ा, उसको उठाया और एक नोट्स के रूप में रख लिया, ये कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपको यहां पर जो है वो प्रॉब्लम काफी हो जाएगी। तो हमें जो है वो बहुत फोकस करके यहाँ इसकी स्टडी करना पड़ता है। इसी को देखते हुए दोस्तों मैं शुरू कर रहा हूं कॉन्सेप्टर बैच 2 ईयर बैच, जो कि हमारा 21 से शुरू हो जाएगा और जो है वो 2 दिन का ये डेमो रहेगा। ये लाइव क्लास और ऑनलाइन क्लासेस दोनों हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और ज्यादातर जो है वो क्लासेस बंद हैं। तो जब क्लासेस खुलेंगी भी तब ने हमने ऑफर दिया है कि जो बच्चे अभी से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो इसके साथ जुड़ सकते हैं। बेसिकली ये 3 लेवल का प्रोग्राम है, जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे हैं, जिसमें लेवल 1 पे हम एनसीईआरटी और एनआईएस बहुत थॉरली जो है वो डिस्कस करते हैं। बहुत थॉरली मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम उसका क्रक्स पढ़ा रहे हैं,
जैसा कि मार्केट में चलता है, हम चैप्टर बाय चैप्टर उसकी मास्टरी के साथ पूरा 1 साल यहाँ लगाते हैं और ये फाउंडेशन होता है। और सिर्फ एनसीईआरटीज़ नहीं है, हम एनआईओएस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसके कुछ पार्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्टूडेंट लेवल 1 कंप्लीट कर लेता है तो वी विल मूव टू द लेवल 2, यानी उसको हम लोग फाउंडेशन यानी मेंस बैच के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये जो बैच होता है जहां पर हम मेंस की स्पेशल फोकस और स्पेशल तैयारी करते हैं वो होता है। और इसके बाद हमारा थर्ड लेवल होता है जहां हम इंटरव्यू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एस्से राइटिंग इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। नतीजा होगा आपकी सक्सेस आपके साथ शुरू हो जाएगी। तो ये 2 साल का बैच है जिसकी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो मैं शुरू कर रहा हूं अभी 2 दिनों के लिए। और यहाँ पर जो है ट्रायल क्लास आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको एनी टाइम लर्निंग ऐप, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया जा रहा है, आप उसको डाउनलोड करें, वहां अपने आप को फ्री रजिस्टर कराएं और कॉन्सेप्टर बैच में जाके वहां पर जो है वो आप अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। वहां पे आप देख सकते हैं कि मैं क्या डील कर रहा हूं। मैं जो सबसे पहले टॉपिक शुरू करूंगा, जिसके लिए बार बार मैं एम्फेसिस करता हूं, भारत को जानो। भारत को जानने का मतलब है भारत कल कहां था, भारत आज कहां है और भारत कल कहां जाना चाहता है। जिस स्टूडेंट ने लिटरली में, जो टीना डाबी ने बात कही थी आईएएस टॉपर ने, कि जो स्टूडेंट यूपीएससी को समझना चाहता है वो अपने इंडिया को, उसकी जो प्रॉस्पेरिटी को अगर वो समझ पाता है तो उसके लिए यूपीएससी बहुत आसान होगा। और मैं यहीं से क्लासेस शुरू कर रहा हूं।